हमारे लोकसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी इस क्षेत्र से कांग्रेस के ईमानदार, सरल, सहज जिंदगी जीने वाले, शराफत से भरपूर देवेंद्र जग्गी जी जो धर्मशाला क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के CWC के सदस्य, महासचिव, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मुकुल वासनिक जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, हमारे यादविंदर गौबा जी कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे रघुवीर सिंह बाली जी कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे आशीष पटेल जी CPS, किशोरीलाल जी CPS, पूर्व कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हमारी विप्लव ठाकुर जी, केवल पठानिया जी, विप, हमारे सभी, जिसका नाम भूल गया तो वो सभी सम्मानित है और गर्मी में कई बार नाम भूल भी जाते हैं। सम्मानित मंच करण सिंह पठानिया जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे हरभजन सिंह जी, और धर्मशाला के दूर दराज के क्षेत्रों से आए माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब मैंने ऐतिहासिक रिज मैदान से शपथ ली, मेरे मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो भ्रष्टाचार पिछले कई सालों से व्यवस्था में पनप रहा है, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए और जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंचे, गांव के किसान तक पहुंचे। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और अधिकारी और कर्मचारी जब आते थे उन्होंने अपना लेखा जोखा मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने प्रस्तुत किया। जब मेरी उनसे पहली बैठक हुई, उन्होंने कहा कि प्रदेश का खजाना खाली है, प्रदेश के पास रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। मैंने उनसे पूछा कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रही और आप सब उसमें अधिकारी थे, सब महत्वपूर्ण पदों में थे, आप क्या करते रहे? उन्होंने कहा 5 साल मुख्यमंत्री जी ने हमसे कभी पूछा ही नहीं कि प्रदेश के खजाने का हाल क्या है। वो तो ये कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार से हम पैसा लाते रहेंगे। तो मैंने कहा कि क्या उन्होंने केंद्र से पैसा लाया? उन्होंने कहा केंद्र से अभी तक कोई पैसा इतना अधिक हिमाचल की सरकार को नहीं मिला। मैंने उससे सोचा क्या सरकारें ऐसे ही चलती है? और मैंने उनसे रोज चर्चा करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। इस दिशा से हम आगे बढ़ना शुरू हुए और 1 महीने में हमारे फैसलों के द्वारा हमने जो फैसले किए उसके द्वारा हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू किया। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हमने एक वादा अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किया हुआ था। उस समय भी वो अधिकारी हमसे कहते थे कि 2026 में चुनाव होना है,
2026 के चुनाव में से पहले आप ओपीएस 2026 में ओपीएस लागू करें, क्योंकि चुनाव 2027 में होना है। मैंने कहा 2026 में क्यों ओपीएस लागू करनी है? मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि जब बुढ़ापे की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा मिलती है तो परिवार कितना स्वाभिमान फील करता है। मेरे पिताजी ने लेकिन मेरे पिताजी जो सरकारी कर्मचारी थी, उनकी पेंशन मेरी माताजी को मिलती है। और जब भी मैं उनके पास जाता हूं, वो अपनी अंदरली जेब से मुझे 500 रुपया निकाल के देती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया तो मुझे उन्होंने 500 रुपया अपनी जेब से निकाल कर दिया। कहा ये मेरे पति के द्वारा छोड़ी गई पेंशन है, मैं अपनी जेब से बेटा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैंने अधिकारियों से कहा नहीं, 2026 में हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पेंशन नहीं देंगे। हम पहली कैबिनेट में इनको पेंशन देंगे और पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन मिलना शुरू होगी। 9,000 कर्मचारी ऐसे हैं। एक परिवार के बुजुर्ग को तो बुजुर्ग आश्रम में छोड़ दिया गया क्योंकि उसको 2700 रुपया पेंशन मिलती थी। जब पता लगा परिवार के लोगों को कि इसकी पेंशन बढ़कर 37,000 रुपये हो गई है, परिवार के सदस्यों ने उनको अपने घर में, अपने परिवार में बसा लिया। तो ये पीड़ा, ये संवेदनशीलता एक आम आदमी में ही हो सकती है। एक आम आदमी के परिवार से निकला व्यक्ति जो सीढ़ी दर सीढ़ी कांग्रेस पार्टी में 40 साल से कार्य कर रहा था, उस महान कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, मुझे श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वो मुख्यमंत्री के मन में ये पीड़ा थी, इसलिए मैंने आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम दी। 4 महीने बीते, प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी का हिमाचल प्रदेश ने सामना किया। इतिहास में ऐसी त्रासदी आप लोगों ने कभी नहीं देखी। आजादी के बाद की सबसे भयंकर तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। हजारों घर बह गए, हजारों पशुशालाएं उजड़ गई, हजारों पशु बह गए, पूरा प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें टूट गई, पीने के पानी की योजनाएं बह गई, बिजली गुल थी। पूरा कुल्लू जिला 7 जुलाई को अंधकार में आ गया, पानी पीने के लिए नहीं रहा। मैं 3 दिन अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वहां रहा। पूरे देश से मुझे फोन आ रहे थे कि 75,000 पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी परिवार की सुरक्षा कीजिए, पता नहीं वो जिंदे है या जिंदा नहीं भी है। 15,000 गाड़ियां फंसी रही। हमने उस आपदा का युद्ध की तरह सामना किया और 75,000 पर्यटकों को और उनकी 15,000 गाड़ियों को टेम्परेरी तौर पर सड़कों को दुरुस्त करवाकर 48 घंटे के बीच पूरे उनके घर में सुरक्षित पहुंचाया। कुल्लू में कैसे जनजीवन सही सामान्य हो, उस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और 48 घंटे में पीने के पानी की योजनाएं भी और बिजली भी और सड़कों को हमने टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया। अभी ये आपदा की पहली तबाही थी, आपदा की दूसरी तबाही 14 अगस्त को आई। 14 अगस्त को एक ही दिन में भयंकर बारिश से कांगड़ा में भी क्या, हमीरपुर में क्या, बिलासपुर में क्या, मंडी में क्या, शिमला में क्या, एक ही दिन में आपदा में 51 मौतें हुई। 4 महीने ये आपदा का कहर हिमाचल प्रदेश पर पड़ता रहा। 4 महीने में हमने 551 लोगों की जिंदगी हमको छोड़कर चली गई। कल्पना कीजिए, एक पक्का घर पाई पाई जोड़कर बनता है और हम लोग, आप घर के लोग, घर में हमारे माताएं बहनें सर पर ईंट उठाकर अपने घर के दरवाजे की चौखट तक
उस पक्के मकान को बनाने के लिए लाती है। अचानक पता चले जिस पक्के घर में पिछले 20 साल से आप रह रहे हो, रात का भोजन करते हो, तेज पानी से आपको पता लग रहा है कि तेज पानी आ रहा है, आप किसी तरह जान बचाकर भागे, अपने बच्चों को निकाल कर भागे। पूरा का पूरा पक्का घर तबाह हो गया, पानी के पीने का गिलास भी नहीं बचा। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी तबाही हुई। हम उस तबाही से लड़ने की पूरा प्रयास करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी, उनकी सरकार के उनके जो विधायक थे, राजनीति करते थे, बार बार कहते रहे कि विधानसभा का सत्र बुलाइए। हमने कहा विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, और हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। 3 दिन तक चर्चा हुई। 3 दिन की चर्चा के बाद जब आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े होने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने उस आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा होने में असमर्थता जताई और उसके पक्ष में बोल नहीं दिया। तो आप बताइए, जो आपदा के समय भी हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो क्या वो हिमाचल हितैषी हो सकती है? हिमाचल हितैषी कभी नहीं हो सकती। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की। नीति आयोग ने हमारे प्रशंसा पत्र में लिखा, इतना तेजी से काम इस पहाड़ी क्षेत्र में आप लोगों ने किया है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी हमारी सरकार शांता कुमार जी ने पूरी प्रशंसा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते रहे। मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि आप मेरे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने चाहिए, वो मेरे साथ नहीं आए। मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि देश के गृह मंत्री से मेरे साथ मिलने चाहिए। ये मेरे परिवार की बात है, आपके परिवार की बात है, हिमाचल के परिवार की बात है, आप चलिए। वो हमारे साथ नहीं आए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद चुनकर गए, यहां से भी सांसद चुनकर गए। किसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की हिम्मत नहीं हुई, जिनको आपने पिछले 10-15 साल से यहां जिताकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों से पूछना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर, देश के गृह मंत्री के पास जाकर एक पत्र लिखकर ये बात की जाती कि हिमाचल में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, आप कम से कम स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। नहीं गए, हिम्मत तक नहीं हुई। आप कितनी बार चुनकर भेजेंगे उनको? संसद में आपकी आवाज उठा नहीं सकते, संसद में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से नहीं मेल खा सकते। इसलिए हमारी हाईकमांड ने एक बार यहां भी फैसला किया, ऐसा व्यक्ति संसद में भेजिए जिसकी आवाज से विपक्ष के मंत्री भी कार्य किए। और पार्टी ने बड़े सोच समझकर एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, वो आनंद शर्मा जी के रूप में आपके पास आए हैं। बात इसलिए कह रहा हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। सांसद वो होना चाहिए जिसकी एक चिट्ठी से सरकार भी हिले। ये वो सांसद है जिसकी एक चिट्ठी से विश्व में किसी भी राष्ट्र नेता को लिखा जाएगा, वो भी उस पर गौर फरमाएगा। और यहाँ हिमाचल में जब हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ये निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे। जब ये यहाँ से सांसद नहीं थे, हिमाचल से राज्यसभा के सदस्य थे, तब भी फैशन टेक्नोलॉजी दिया, रीजनल टी बोर्ड का कार्यालय पालमपुर में दिया, कंदरौरी में 150 करोड़ की इंडस्ट्रीज दी। कितने लोगों की सेंट्रल स्कूल में आपने एडमिशन करवाई होगी, कितने लोगों को आपने फंड के तहत दिया होगा। तब तो आपने हम लोगों ने इनको बोर्ड नहीं डाला। आज आपके पास ये एहसान चुराने का मौका मिला है कि आप इनका एहसान एक बोर्ड के द्वारा पूरा कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं दी। वो 2009 में आनंद शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा
दी गई। और जो चंद्रांगल पर राजनीति कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, हम वो 15 करोड़ रुपया फॉरेस्ट की क्लियरेंस का जमा करवाएंगे। वो गलत 30 करोड़ रुपया बनाया था, मैंने रीसस्पेंड की है और चंद्रांगल में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य हम शुरू करेंगे। मैं बात आपदा की कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी। अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने की बात आई। आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और मैंने रात दिन मेहनत करके हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 4500 करोड़ रुपए का आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का घोषणा की। फिर 22,000 परिवार जो टेंटों में रह रहे थे, टेंटों में बच्चे रह रहे थे, स्कूल बंद थे, किताबें बची हुई नहीं थी। मैंने कहा जो 22,000 परिवार, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, इन 22,000 आपदा प्रभावित परिवार अगर गांव में किराए का मकान मिलता तो हम 5,000 रुपया महीना किराए का देंगे, 10,000 रुपया शहर में भी देंगे। ये पहली ऐसी योजना थी। कई परिवार मेरे पास आए, मेरे पीछे गले लिपट कर रोते थे, कहते थे हमारा घर कैसे बनेगा, 1.5 लाख रुपया हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलता है। मैंने अधिकारियों से बात की, मुझे पीड़ा नजर आई। मैं अपने घर को देखता था कि हमारा घर पक्का बनता है तो कितना समय लगता है। मैंने उस पीड़ा को महसूस किया जब मैंने समझा कि 1.5 लाख से तो घर बनता नहीं है। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, एक कानून बदल दिया और आपदा प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। फिर हमारा 1 वर्ष खत्म होने वाला था। मैंने पूछा, आम परिवार के लोग पटवारी के चक्कर खा खाकर दुखी हो जाते हैं, तकसीम करवाकर दादे के समय चलती है, पोते के समय पूरी होती है। मैंने उन आम परिवारों के लिए, किसान परिवारों के लिए राजस्व कानून बदल दिया। पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, आजकल पटवारी साहब आपको फोन करके आपके जो इंतकाल 10 साल नहीं होते तो उसको पूरा किया। ये आम लोगों की सरकार है। धीरे धीरे अधिकारियों की बैठक हुई और हमने दूसरा बजट प्रस्तुत करने की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि जो हमने भ्रष्टाचार के जयराम ठाकुर जी के समय चोर दरवाजे थे उनको बंद करके हमारे पास कितना अधिक पैसा राजस्व आया। उन्होंने कहा 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आपने अधिक उगाही की है और चोर दरवाजों को बंद करके 20% अर्थव्यवस्था में आपने सुधार किया है। मैंने कहा इनको मैं आम लोगों के बीच बांटूंगा और मैंने दूसरा बजट बनाना शुरू किया। बजट सेशन शुरू होना था और बजट की तैयारी करनी शुरू की। मैंने पूछा, पहली वर्ष में मैंने उन अनाथ बच्चों को जो अपनी माता को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद रिवाज होता है कि सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। मैंने उस रिवाज को बदला, बालिका आश्रम गया, उन बेटों से मिला जो अपनी मां को खो चुकी, अपनी बाप को खो चुकी है। उनके जहां सोने वाले कमरों तक मैं गया और मैंने उनकी स्थिति देखी, उनके चेहरों को देखा, उनके भाव को समझा, मेरा हृदय भराया। पहली बैठक में मैंने दिशा निर्देश दिए कि ये जितने भी बच्चे हैं, बेटे हैं, अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, इनकी शिक्षा का, इनकी कोचिंग का, इनकी शादी का, इनके घर बनाने का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार बनाएगी। अक्टूबर में हमने इस योजना को लागू किया। आज 4,000 बच्चों के मन में कई पीएचडी कर रहे, कई डॉक्टर बन रहे, कई इंजीनियर बन रहे हैं। आज ये चिंता नहीं है कि वो किसकी तरफ ताक रहे होंगे। हर महीने उन्हें 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी देते हैं और सर्दी और गर्मी के अलग अलग से कपड़ों के लिए भी पैसे देते हैं। ये संवेदनशील सरकार है जिसमें मांग नहीं की गई। दूसरे बजट की तैयारी में मैंने देखा
हिमाचल प्रदेश के 19 लाख परिवारों में से 1,15,000 महिलाएं विधवा हो चुकी है, एक नारी है। उसमें तकरीबन 16,000 में विधवा महिलाओं के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जब मैं विधायक था तो मेरे पास आते थे, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने दूसरी बजट में उन विधवा महिलाओं के बच्चों की 27 साल जब तक पीएचडी नहीं होती है, सारे खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार का है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसलिए हमने पहली बार दूध का मूल्य, हिंदुस्तान में पहली हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी जिसने दूध का मूल्य 45 रुपए किलो गाय का, 55 रुपए किलो भैंस का घोषित किया। मनरेगा में कई लोग दिहाड़ी करते हैं, रोज दिनभर की योजनाओं में काम करके पैसा कमाते हैं। मैंने मनरेगा की दिहाड़ी को भी जो 240 रुपए थी बढ़ाकर 60 रुपए 300 रुपए कर दिया। ये योजनाएं आपके लिए बन गई। धीरे धीरे बजट प्रस्तुत हुआ, धीरे धीरे बजट प्रस्तुत हुआ। उस बजट में मैंने कहा कि एक और योजना लाई जाए। 70 साल से ऊपर के हिमाचल प्रदेश में जितने भी बुजुर्ग हैं, अपने घर में कई बार बच्चों की तरफ देखते थे, दर्द होती थी, पीड़ा होती थी, महसूस करते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे, बीमारी बढ़ जाती थी और जल्दी ही हमको छोड़कर चले जाते थे। मैंने उन बुजुर्गों का दर्द समझा। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हिमाचल प्रदेश में हैं, उनकी बीमारी का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये योजना लेकर इन योजनाओं को हम अमली जामा पहना रहे थे। तभी 26 फरवरी को और 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना था। राज्यसभा के चुनाव में इस क्षेत्र के टिकाऊ विधायक के सरगना बड़े प्यार से मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे। आपको पता वो 14 महीने तक तो कुछ दरवाजा तक नहीं खोलते थे। टिकाऊ नेता नहीं चलेंगे। धर्मशाला के लोग सीधे मेरे पास आते थे कि स्मार्ट सिटी का काम कर दो। मैं बोलता था लोकल विधायक है, उनके पास जाइए। कहते ना दरवाजा खुलता है ना मौका। मेरे पास आपके लिए कभी कोई काम लेकर नहीं आया। मेरे पास क्या काम लेकर आए मैं बताना चाहूंगा। जब मुझे याद आया, मेरे पास लेकर आए कि एक जमीन है, उसको हाउसिंग बोर्ड से आप एक्वायर करवा लो। मैंने बोला वो क्यों करवानी? कहते वहां कॉलोनियां बनाएंगे, शहर बसाएंगे। मैंने पूछा उसकी कीमत कितनी है? कहते सस्ती है पर बेचनी महंगी है। मैंने बोला उस गरीब किसान को क्या मिलेगा? कहते गरीब किसान तो ये रहे। ये सोच इस विधायक की थी जो यहां से बिका हुआ विधायक। फिर मैंने पता किया कि इनके कान में क्या हो रहा है। जब ये मंत्री थे शहरी, जब ऐसी जमीनें खरीदते थे तो बड़े घपले सामने आ रहे हैं, बहुत घपले सामने आ रहे हैं। अभी तो मैंने 2 बार यहां आना है, पूरे कागज इकट्ठे हो रहे हैं। इस विधायक के मन में आपके लिए कोई पीड़ा नहीं थी। बैजनाथ में चुनाव लड़ा, आपने उसको स्वीकार किया। पहली बार बनया था, शक्ल दिखी के सोचा कराऊंगा, यही सोचे ना। 26 को जब डिनर कर रहे थे, मेरे साथ बोल रहे थे कल जीती जाना है। मैं भोला सा आदमी, 27 तारीख को वोट डालने के लिए बोला। मैं आ था ये करता ना जैसे ये गर्दन करते। मैं सोची का आई कहूंगा शायद गर्दन हिलती रही। मैं इंतजार करता रहा। फिर पता लग गया कि महानुभाव ने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल दी। पैसे
का लालच इतना, पैसे का लालच इतना कि जो पिताजी इनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, सारी जिंदगी सादगी से व्यतीत की, उस बेटे को इतना पैसे का लालच। अच्छा, वोट डालने के बाद चले गए तो मैंने बोला भाई जानू जी उनसे बात करो, कल बजट प्रस्तुत करना है। तो एक फोन तो लगे रे आई जाएंगे, कहते आई जाएंगे। मैं बोला आई जाएंगे तो ठीक है, वोट डलवाई दिन दो। डालनी तो दिखता हार ही गया था, हार ही गए। फिर दिखा हारने के बाद मुझे पता लगा कि वो चंडीगढ़ हरियाणा गवर्नमेंट के जो हॉलीडे इनका होटल है उसमें चले गए। मैंने बोला वहां क्यों गए? बोला भाई मैं सरगना है, मिल घट मिलने हो, ज्यादा रोटी मिलने तो ज्यादा पैसे लेने वास्ते इतनी बड़ी कोठी बनाई है 20 करोड़ की कुत्ते बनी से। वो आपकी संपदा को लूटा है, आपके पैसे को लूटा है, ये सरगना है। और जहां से भी इसने अटैचियां खरीदी है, इनको तो 2 अटैचियां मिली है, उसमें से कुछ पैसा तो ये धर्मशाला में ले आए हैं, कुछ पैसा निकलने में दिक्कत आ रही है। वो जो पैसा ये चुनावों से पहले आपको बांटेंगे, वो आपका पैसा है, खूब लेना अपने इनसे, लेंगे ना, खूब लेना इनसे पैसा। बिंदी सुर्खी के साथ 51 सोने में 21,000 का टिक्का लगवाना। जानी वोट की बारी आनी तो इस बिगे विधायक के सरगना को रास्ता दिखाना होगा। वाले नेता नहीं, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, नेता नहीं चले। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, वोट डालने के बाद आप इनसे सवाल पूछिए, वोट डालने के बाद आप इनसे पूछिए कि आप ये बताइए, एक महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? आप एक महीना धर्मशाला क्यों नहीं हुए? क्योंकि इतनी अधिक संपत्ति बना रखी है, अब इन पैसों को कहीं कहीं छुपा रहे हैं। क्या करना वो पैसा? जहां परिवार की देखभाल ना हो सके, क्या करना वो पैसा? जहां घर वालों की देखभाल ना हो सके, क्या करना वो पैसा? जहां आप जनता को नचोड़कर पैसे के लालच में अपना ईमान बेच रहे हो। अगर ईमान बेचना है तो फिर जनता के नोट से जब चुनकर आते हैं तो आपने जनता की भावनाओं को बेचा है। ऐसे विधायक को आप माफ करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए सारे, जो दोनों हाथ खड़ा करके दिखाइए। सुधीर ही गद्दार है, गद्दार है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन मैं आज आपके बीच में आया हूं। हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव जिस वोट को ये चुनाव अरे भैया ये चुनाव इसलिए हो रहा है, एक वोट 75 साल पहले कांग्रेस पार्टी की नीतियों के द्वारा हिंदुस्तान की जनता को मिला था। हजारों साल हम गुलाम थे, पहले कोई वोट नहीं होता था 1947 से पहले। और इस वोट के दम पर हम जब विधायक बनते हैं, ये आपकी ताकत है जो हमें विधायक बनाती है, ये जनता की ताकत है जो हमें मंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। 1 जून को जो चुनाव होने जाएगा वो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं है, वो आपकी भावनाओं का चुनाव है। आप हिंदुस्तान की भविष्य की राजनीति को दिशा दिखा सकते हैं। आप 75 साल पहले जो लोकतंत्र मिला है उसको दिशा दिखा सकते हैं। और इस दिशा में अगर आप, उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, अगर आप 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें जिताकर
अगर आप भेजोगे तो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आएगा कि जो लोग नोट के दम से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, अगर वोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं तो जनता उसका ये हाल करेगी। तो क्या आप धर्मशाला क्षेत्र में जो बिकाऊ विधायकों का सरगना है, 1 जून को अधिक से अधिक उस बिकाऊ विधायक के विरोध में हमारे धुरिंदर चक्की जी को वोट डालेंगे? हाथ खड़े करेंगे, जोर से बोलिए, पीछे वाले बोलिए। और लोकसभा में आप सब लोग, एक हिमाचल से एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन शिमला में कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई में रहे, तो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, युवा कांग्रेस में रहे, राष्ट्रीय स्तर पर रहे। ममता बनर्जी भी इनकी अंडर उन्होंने काम किया, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। प्रदेश छोटा था, प्रदेश का नाम रोशन इन्होंने किया। ऐसा व्यक्ति जिसकी एक कलम से भी एक डीओ नोट लिख जाए, आपका काम हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक वोटों से धर्मशाला से जिताएंगे। अंत में मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास धन बल नहीं है, साढ़े बल जब पैसा नहीं है, मिंजो बने अली 15 महीने हुए। 15 महीने में मैंने आम लोगों तक आपका प्यार प्राप्त करने की कोशिश की। मैं गरीब का दर्द जानता हूँ, आम परिवार से निकला है, आम परिवार से निकला हूँ, आपकी पीड़ा जानता हूँ। 3.5 साल हमारी सरकार के और है, और 3.5 साल में मैं ये कहना चाहता हूँ, जग्गी एक विधायक होगा, असली में विधायक मैं आपका धर्मशाला क्षेत्र का हूं। और ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, जो राजनीतिक मंडी में बिके हैं, कितनी भू माफिया के तौर पर काम किया है, आने वाले वक्त में अगले 10 दिन के अंदर उसका खुलासा आपके सामने करूंगा। ये वो व्यक्ति है जिसने आधा धर्मशाला खरीद रखा है, मैं उसका भी आपके पास पर्दाफाश करूंगा। ये लोग आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये ऐशो आराम के लिए आए हैं। ये लोग आपकी पीड़ा को नहीं समझता है। ये व्यक्ति जो यहाँ है, जो यहाँ से बिकाऊ विधायक है, वो आपकी भावनाओं का शोषण करके आज सबसे बड़ा यहाँ धनवान बन बैठा है, सबसे बड़ा भूमाफिया बन बैठा है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। 3.5 साल हम आपकी सेवा करेंगे। और जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की फिल्म अभी 15 महीने की है, 4 जून को तो ये ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। 4 जून के बाद 3.5 साल तक ये फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर पूरे प्रदेश में होगी। और जब इस फिल्म का पार्ट 2 2027 में आएगा, वो इससे भी अच्छी फिल्म होगी, क्योंकि हिमाचल की जनता धनबल को हराएगी और जनबल को जिताएगी। अंत में मैं अपनी प्यारी बहनों को और कहना चाहता हूँ, 800 करोड़ रुपया बचा। पहले बोलते रहते 1500 रुपए की गारंटी नहीं दी। अब हमने जब गारंटी दी तो लोग चुनावियों के पास चले गए फॉर्म रुकवाने। फॉर्म तो दोबारा शुरू हो गए हैं, आप सब लोग फॉर्म भरिए। ये एक मुख्यमंत्री ने यहाँ से कहा, धर्मशाला के चौक से, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी हमारी बहनें हैं, 18 साल से अधिक की उम्र जो भी पार कर चुकी है, एक परिवार में 2 बेटियां भी है,
बहनें भी हैं। हमारी सरकार अभी तो ये केंद्र का प्रेशर डालकर आपकी पेंशन को रुकवा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जून के पहले हफ्ते में, अप्रैल के 1500, मई के 1500, 3000 रुपया हम अपनी बहनों के अकाउंट में डालेंगे। ये पैसा मेरा नहीं है, मेरा होता है ही कुछ नहीं, अधिकार भी बनाना है। ये पैसा आपका है, जनता का है, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो चोर दरवाजे भ्रष्टाचार के बंद करके दे रहा हूं। अंत में आपसे एक प्रार्थना है, ऐसे व्यक्ति को मत खोना जिसके दिल में आपके लिए पीड़ा हो, जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगा रहा हो। कोई अगर ऊंची नीची बात हुई हो मुझे बताना, मैं आपका विधायक के तौर पर भी काम करूंगा, ये तो करेंगे। और आप ये जो बिकाऊ सरगना है, धर्मशाला में बहुत पैसा बहाएगा। इस बेचारे बनता मैं पूछा था एफडी कितनी है, कहते आधी नहीं है, गाड़ी है कितने दिए, 3 लाख दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे से कोई चुनाव नहीं जीते जा सकते। अगर जनता का प्यार और जनबल आपके साथ है तो आप चुनाव जरूर जीतोगे। अभी तो वो आंसू बहाएगा, सुर्खी बिंदी बहुत भेजेगा, लेकिन चाल भी देख लेना, चरित्र भी देख लेना, और प्रभाव। और जो वो एक बैनर लगा सुधीर सुधार है, पहले अपने परिवार का सुधार कर लीजिए, जनता का सुधार कर लीजिए, तभी आगे बढ़ा जाएगा। जब अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचने के लिए खड़ा किया था 14 महीने पहले, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान से धर्मशाला से वोट मांगे थे। अब आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूं, जो ये पोस्टर लगेगा सुधीर ही सुधार है, ये सुधीर सुधार नहीं है। ये सुधार के नाम पर बहुत बड़ा धोखा है, तो इस धोखे पर नहीं आना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गद्दी यूनियन की जो मांगे हैं, गोरखा यूनियन की भी जो मांगे हैं, रोजगार की भी जो मांगे हैं, ओबीसी की जो मांगे हैं, अभी मैं इस मंच से नहीं बोल सकता। सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने वाल्मीकि समुदाय के लिए 500 घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए प्रति घर का बजट में प्रावधान किया है। मैं आपका हूं, मुझे कोई ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन जब तक रहूंगा आपकी पीड़ा और दर्द को एक आम परिवार की तरह सोचकर उसके लिए कार्य करता रहूंगा। यही शब्द मैंने आपको कहने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अनंत शर्मा जी, जगदीश जी, ये हाथ पक्के एक दिन पे खड़े हैं। धन्यवाद।